हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड दिस इज सेकंड सेशन ऑफ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन विच इज हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरिवर्सिबल साइकिल। यहां से आपसे बोला गया कि भाई इनरिवर्सिबल साइकिल क्या हो जाता है। पहले तो हम लोग रिवर्सिबल जान लेते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल क्या हो जाता है। रिवर्सिबल साइकिल वैसा साइकिल हो जाता है जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता है ड्यूरिंग दी प्रोसेस, यानी कि उसमें ना तो मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, ना प्रेशर, ना टेम्परेचर, ना वेलोसिटी। कोई भी चीज़ जब सिस्टम से सराउंडिंग में मेरा चेंज नहीं होता है जब वो प्रोसेस करता है, और जिसमें मेरा इफिशियंसी मैक्सिमम मिलता है क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मेरा मैक्सिमम जो है इफिशियंसी मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। इट मीन्स, और रिवर्सिबल हम लोग साइकिल देखे थे पिछला क्लास में, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता था। तो यहाँ बोला इन रिवर्सिबल साइकिल। इन रिवर्सिबल साइकिल मीन्स यहाँ पे लॉसेस होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग पिछला क्लास में कार्नोट साइकिल के बारे में हम लोग डिटेल वाइज देख लिए थे, स्टर्लिंग भी देखे थे और इरेक्शन भी देखे थे, और हम लोग ये देखे थे कि तीनों का तीनों जो है वो मेरा कैसा साइकिल था, रिवर्सिबल साइकिल था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। इट मीन्स यहाँ पे नन ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि कोई भी जो है वो इन रिवर्सिबल साइकिल नहीं है, सभी का सभी मेरा रिवर्सिबल साइकिल है, यानी कि सभी जो है सभी मेरा इफिशियंसी मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और कोई भी लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग द सिस्टम टू सराउंडिंग। मतलब नो लॉस होता है यहाँ पे, ना तो प्रेशर का, ना टेम्परेचर का, ना इंटरनल एनर्जी का, ना वेलोसिटी का, ड्यूरिंग द सिस्टम टू सराउंडिंग और अ कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट साइकिल। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन लगा के। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से का आंसर दीजिए और देखिए आपका कैसे प्रिपरेशन चल रहा है। ये आपको पूछा गया एसएससी जेईई 2010 में। क्वेश्चन ये बोला गया था द टर्म एनटीपी स्टैंड फॉर। भाई ये एनटीपी क्या हो जाता है? क्या वो होता है मेरा नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, या हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस। विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो इसका करेक्ट आंसर मेरा जो हो जाता है विच इज योर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या हो जाता है मेरा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका होता है। नाउ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे दो चीज का। आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। एक तो पूछा जाता है आपको एनटीपी के बारे में, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है आपको एसटीपी के बारे में। तो दोनों चीज जान लो जब ये टर्म आया। तो एनटीपी आप देख लिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए एसटीपी के बारे में तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं एज फॉर स्टैंडर्ड। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। राइट, ओके। मैं वैल्यू बता देता हूं सबका कि अगर बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो कितना हो जाता है मेरा प्रेशर और कितना होता है मेरा टेम्परेचर। अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में बात करें, एनटी में बात करें, तो उसमें जो प्रेशर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 1 ATM। क्या लेते हैं हम लोग? 1 ATM लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 ATM इक्वल टू आपको पता किलो पास्कल में देंगे तो कितना हो जाता है 101.325 किलो पास्कल। समझ आया कि नहीं? इसको ध्यान रखना है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का तो टेम्परेचर हम लोग का हो जाता है 293.15 केल्विन, हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो ये हो जाता है मेरा टेम्परेचर और प्रेशर इन एनटीपी। एसटीपी में अगर बात करें तो प्रेशर कितना हो जाता है? प्रेशर हम लोग एसटीपी में भी 1 ATM लेते हैं, लेकिन थोड़ा कम होता है, एग्जैक्ट वो होता है 0.987 ATM, लेकिन ये 1 ATM पे अप्रॉक्सी हो जाता है। समझ आए? ये देखो 101 चल जाता है, ये थोड़ा कम रहता है, इसीलिए मैं आपको 1 ATM अप्रोक्स में करेक्ट आपको बता दिया। अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई टेम्परेचर कितना देंगे तो टेम्परेचर कितना लेते हैं एसटीपी में, स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273.15 केल्विन। इट मीन समझे कि भाई नॉर्मल में सर हम लोग ज़्यादा लेते हैं, नॉर्मल में जो हम लोग लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर भी ज़्यादा लेते हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रेशर भी कम है इससे कंपेरिजन में, एनटीपी के कंपेरिजन में, और टेम्परेचर भी कम है एनटीपी के कंपेरिजन में एसटीपी। अच्छा, और एक चीज, ये जो हम लोग लेते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर वो किसका लेते हैं और कितना डिग्री सेल्सियस में लेते हैं? याद रखना, ये हम लोग एयर का लेते हैं। किसका लेते हैं? एयर का लेते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस में एयर का प्रेशर और टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। समझ आया कि नहीं? केल्विन में हम लोग करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर जो लिए हैं, ये एसटीपी में जो टेम्परेचर लिए हैं, इसका अगर हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस में कोई बोले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के मतलब इक्विवेलेंट में होता है। बात समझ में? फ़ारेनहाइट में 32 होता है। वैसे ये सब पूछा आपसे नहीं जाता है। अच्छा हाँ, ये पूछा सकता है, ये किलो पास्कल। आपको पता है प्रेशर क्या हो जाता है? फोर्स अपन एरिया होता है ना।
तो फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और पास्कल से भी हम लोग प्रेशर को दिखाते हैं। तो ये आपको पास्कल, देखो यहाँ पे पास्कल से किलो पास्कल बोला गया था, तो हम लोग अगर किलो पास्कल है तो इट मीन्स मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपसे बोल सकता है। तो इसके जगह में आपको बोल सकता है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये भी आपसे बोल दे तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेम ही चीज कहने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कभी कभी ये टॉर में ही पूछ देता प्रेशर, तो अगर आपको पूछ दे कि 1 ATM जो होता है एनटीवी में वो कितना टॉर के लगभग होता है, तो वो होता है 760 टॉर। क्या हो जाता है, 760 टॉर के इक्वल मेरा हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म अ, यहाँ बोल रहा है कि भाई जो मेरा आइस होता है, ठीक है, और वाटर होता है, उसका मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या वो मेरा क्लोज सिस्टम कहलाएगा, या ओपन सिस्टम कहलाएगा, या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, या फिर हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे भाई कि वो क्लोज सिस्टम क्या हो जाता है, मैंने बताया था क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पे एनर्जी मेरा ट्रांसफर करता है, बस मास ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे प्रेशर कुकर, अगर आप प्रेशर कुकर लोगे, या फिर कोई मेरा हॉट गैस है जो कि रिजिड कंटेनर में फिक्स है, हम लोग प्रेशर कुकर ही लेते हैं। प्रेशर कुकर जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ मेरा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर तो कर जाता है, एनर्जी मेरा जो है वो ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है। एनर्जी क्या कर जाएगा, मेरा ट्रांसफर कर सकता है, इन आउट हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से जो है ढेर सारा जो है आपका वेपर जो बाहर निकलता है। जब सीटी बजता है तो आप देखोगे ना वेपर निकलता है, तो वो क्या होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है मेरा, राइट कि नहीं। एंड अगर बात करेंगे हम लोग मास का, इसके अंदर जो मास रहेगा, जो भी हम लोग पकाते हैं खाना, वो तो नहीं चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो क्लोज सिस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ आइस एंड वाटर का फेज का बात कर रहा है। एंड अगर हम लोग ओपन सिस्टम का बात करेंगे, तो ओपन सिस्टम में आप समझ लो पंप है, ठीक है, पंप ले लो, टरबाइन ले लो, नोजल ले लो। उसमें क्या हो जाता है, मान लो नोजल है, एक एंड से मेरा सारा एनर्जी इधर से गया, मास गया, वेलोसिटी गया, वॉल्यूम गया, टेम्परेचर गया, और दूसरा से मेरा M2 V2 T2 इधर से निकल जाता है। मतलब इससे मेरा एनर्जी और मास दोनों मेरा क्या कर जाता है, ट्रांसफर करता सिस्टम से सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड योर ओपन सिस्टम। तो इन दोनों का तो बात नहीं हो रहा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाता है, जिसमें ना तो मेरा सिस्टम मतलब मास, ना ही एनर्जी, कोई भी जब ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें क्या, जैसे हम लोग कॉफ़ी जो मग होता है, इंसुलेटेड जो होता है, हम लोग यूज़ करते हैं बोतल, जिसमें हम लोग ठंडा या गर्म पानी रखते हैं, उसमें ना तो मेरा हीट निकलता है, अगर हीट निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा, और ना ही मेरा पानी बाहर होता है, यानी कि मास। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड, मतलब पूरी तरह से फिक्स सिस्टम टू सराउंडिंग, कुछ भी ट्रांसफर ना होता है। तो यहाँ पे देखो कि क्या ऐसा आपको क्वेश्चन पढ़ के लगा कि ये सब रिलेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, हेट्रोजीनियस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे बात आता है सर हेट्रोजीनियस क्यों हुआ, यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या हो जाता है, जब उसमें क्या हो जाता है, वन विच द केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। जब मेरा ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम में, ठीक है, ऑल पार्ट्स, आप इस सबको चाहे तो लिख सकते हो, इसीलिए मैं इस सबको लिख देता हूं, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में, ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में जब हम लोग यूनिफॉर्म देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म देखेंगे। क्या, कोई भी चीज, चाहे वो हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन का, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, या फिर उसका यूनिफॉर्म हम लोग देखेंगे फिजिकल कंपोजिशन, या फिर प्रॉपर्टी बोल लो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन, अगर मेरा पूरा पार्ट्स ऑफ सिस्टम में यूनिफॉर्म रहा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। लेकिन हेट्रोजीनियस सिस्टम के क्या हो जाता है कि जब हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कंसिस्ट टू और मोर देन होमोजीनियस बॉडी, जब एक से ज्यादा बॉडी उसमें मेरा कंसिस्ट रहता है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये हो गया मेरा किसका, होमोजीनियस का, ये हम बताएं किसका, होमोजीनियस का, ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या हो जाता है, जिसमें मेरा हेट्रोजीनियस अगर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, हेट्रोजीनियस जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हेट्रोजीनियस क्या बोलेंगे, उसमें क्या हो जाता है कि कंसिस्ट मेरा रहता है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर होमोजीनियस बॉडीज। यानी कि जब एक से ज़्यादा होमोजीनियस बॉडी एक मेरा सिस्टम में आ जाता है या एक फेज में आ जाता है, इस बॉडीज को हम लोग फेज भी बोल सकते हैं। यानी कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर
होमोजीनियस फेज, तब भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोल देते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे मान लो आप वाटर है और वाटर है, यहाँ पानी है, ठीक है, इस पानी में मेरा क्या तैर रहा है, आइस क्यूब तैर रहा है, ये सब क्या है मेरा आइस है, आइस है, ठीक है, बर्फ मेरा तैर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो तरह का फेज मुझे देखने को मिल रहा है, एक तो मेरा ये लिक्विड फेज में है और एक मेरा ये कैसे कौन फेज में है, सॉलिड फेज में है। तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फेज का क्या कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा क्या हेट्रोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ देखो होमोजीनियस बॉडी, दो होमोजीनियस बॉडी आपको देखने को मिला, एक होमोजीनियस है सॉलिड का, एक है लिक्विड का, तो ये हो गया मेरा हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे आइस एंड वाटर बोला गया था, आइस एंड वाटर अलग अलग फेज का है, तो दिस इज कॉल्ड योर हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये आपको पूछा गया था एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन था। नाउ यहाँ पे बोला गया, देखो वही स्टेटमेंट जस्ट मैंने कहा, आप बोला गया कि व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इट इज कॉल्ड, क्या उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे, आइसोलेटेड बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे या फिर क्लोज बोलेंगे। ये एसएससी जेईई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ क्या बोला गया, ना तो मास ट्रांसफर हो रहा ना ही एनर्जी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पकड़ लिए होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। क्या होता है देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो इसका चार्ट बना लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में थोड़ा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ, वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। एक आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओपन हो गया, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। एक हो जाता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, क्या हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ऊपर में हम लोग ले लेते हैं किसका, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी एनर्जी ट्रांसफर, इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। और यहाँ हम लोग देखेंगे मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और ये VVI है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओपन सिस्टम का, अच्छा पहले ये जान लो सिस्टम क्या हो जाता है। देखो ये मान लो हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं, है ना, ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इस तरह का गोल टाइप का, सर्कल टाइप का, अगर इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो सिस्टम मेरा होता है। इसके बाहर, सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ होता है वो मेरा सराउंडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। समझ आए कि नहीं, ये समझ लेना। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल जो हम किए, ये बाउंड्री है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री। क्या बोल देते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, मेरा सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, यानी कि यही बांधे हुए। जैसे मान लो घर है, घर का जो दीवार है, दीवार मेरा बाउंड्री कहलाएगा, घर के अंदर जो भी सामान है वो मेरा सिस्टम कहलाएगा, और उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है और लोग है, दुकान है और बिल्डिंग्स है, तो वो सारा मेरा सराउंडिंग कहलाएगा। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स हो जाएगा। समझ आए कि नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिस्टम और प्लस सराउंडिंग, तो इसको वो मेरा बन जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरा सब, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा यूनिवर्स। बाउंड्री समझ गए होंगे, जो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, और सिस्टम मेरा कहते हैं जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं। ये चीज समझ गए होंगे। चलो अब यहाँ पे बात आता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या हो जाता है, ओपन सिस्टम मेरा एनर्जी भी ट्रांसफर करता है और मास भी ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल क्या है हम लोग लेंगे, जैसे पंप हो जाता है, टरबाइन का अगर बात करेंगे तो टरबाइन भी मेरा क्या हो जाता है, ओपन सिस्टम हो जाता है। नोजल जो हो जाता है वह भी मेरा क्या हो जाता है, ओपन सिस्टम हो जाता है। पावर प्लांट में जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या हो जाता है, मेरा आपका हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। पावर प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट। तो ये सब आप लोग लिख लेना, मतलब समझ रहे हो ना, कि ये मान लो नोजल है या फिर कुछ भी हम लोग लेते हैं, पंप ले लेते हैं। पंप से क्या करते हैं, इधर से मेरा वाटर जाता अंदर घुसता है और इधर से मेरा बाहर निकल जाता है, वाटर आउट हो जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इन भी कर रहा है और आउट भी कर रहा है, मतलब यहाँ पे मास इन कर रहा है, मास आउट कर रहा है। और एनर्जी के फॉर्म में अगर ये कुछ हम लोग और भी यहाँ पे एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी, तो वो भी नोजल से, जैसे हम लोग फ्लूइड पार करेंगे, हॉट फ्लूइड, तो हॉट एयर पास करेंगे या फिर फ्लूइड पार करेंगे, तो एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा है, इन आउट हो रहा है, यानी मास भी ट्रांसफर, एनर्जी भी ट्रांसफर, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लोज सिस्टम का, क्लोज में क्या होता है कि एनर्जी मेरा ट्रांसफर कर जाता है लेकिन मेरा मास ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, जैसे कि प्रेशर कुकर। क्या हो जाता है मेरा, प्रेशर कुकर सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था। इसके अलावा प्रेशर कुकर के अलावा हम लोग ले सकते हैं कि जो मेरा हॉट गैस होता है,
आपका रिजिड कंटेनर पे क्या हम लोग ले लेंगे, हॉट गैस इन रिजिड कंटेनर। प्रेशर कुकर, जैसे मैंने कहा कि प्रेशर कुकर से क्या हो जाता है, मेरा भाप वगैरह जो है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर में जो भी हम लोग वेजिटेबल वगैरह बनाते हैं या राइस बनाते हैं या कुछ भी बनाएंगे वो मेरा बाहर नहीं निकलता है। इट मीन्स वो मेरा कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना ही मेरा मास ट्रांसफर हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा हॉट कॉफी कंटेनर हो जाता है। तो हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड बोतल। हम लोग जो आज के टाइम पे गर्मी के दिन में बोतल यूज़ करते हैं या फिर ठंडे के दिन में हम लोग गर्म पानी रखते हैं, इंसुलेटेड बोतल यूज़ करते हैं, जो मिल्टन का काफ़ी बोतल आता है आज के टाइम पे, आप देखते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर मेरा बोतल में मेरा हीट बाहर हो जाता, ठीक है, जिस तरह हम लोग प्रेशर कुकर में हीट मेरा बाहर निकल जब वो सीटी मारता है तो, लेकिन इसमें मेरा जो है वो वाटर यानी कि हीट के फॉर्म में वो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो निकलेगा तो मेरा ठंडा हो जाएगा बोतल। तो मेरा ना तो हीट ट्रांसफर होता है तो पानी, और पानी हो गया मेरा क्या, मास। तो मेरा ना तो मास बाहर निकलता है ना मेरा हीट के फॉर्म में भी बाहर निकलता है, यानी कि इसमें कुछ भी मेरा बाहर निकलता है नहीं निकलता, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम समझ गए, क्लोज सिस्टम समझ गए और आइसोलेटेड सिस्टम समझ गए। अच्छा, और एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। अब बोलेंगे सर कंट्रोल वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, और जो मेरा क्लोज सिस्टम है इसको हम लोग कंट्रोल मास बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग अगर ओपन सिस्टम बोलेंगे तो ओपन सिस्टम में क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह का ओपन सिस्टम का यहाँ पे दिखाऊं तो ये मान लो मेरा क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें क्या हो जाता है कि देखो यहाँ से एनर्जी इन कर रहा है, एनर्जी इन किया, एंड यहाँ से मेरा एनर्जी आउट हो रहा है, एनर्जी जो क्या हो रहा है मेरा आउट हो रहा है। हम लोग देखें कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है सिस्टम से सराउंडिंग में, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे मास, मेरा मास इन कर रहा है एंड मेरा यहाँ से मास जो है वो आउट कर रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम जो उसका वो हम लोग फिक्स लेते हैं, मेरा वॉल्यूम जो होता है फिक्स रहता है। ये बात हम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, मास ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम में कोई डिक्रीमेंट नहीं होता, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो मेरा कांस्टेंट रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। ये मेरा यह कहने का मतलब है मेरा ओपन सिस्टम में। अगर क्लोज सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम में क्या हो जाता है कि हम लोग देखेंगे ये मेरा है क्लोज सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास। इसमें हम लोग क्या देखें कि अगर इधर से मेरा एनर्जी इन किया, एनर्जी मेरा क्या कर रहा है, इन कर रहा है, और इधर से मेरा एनर्जी जो है वो मेरा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। बट यहाँ पे मेरा जो मास है वो मास मेरा इन नहीं कर सकता है ना मेरा आउट कर सकता है, मास मेरा ना इन कर सकता ना आउट कर सकता है। यहाँ पे मेरा मास जो वो क्या रहता है, मेरा कंट्रोल रहता है। तो इसे ध्यान रखना कि मेरा, इससे भी आप ट्रिक लगा सकते हो कि चूंकि मेरा मास ट्रांसफर नहीं होता है किसमें, क्लोज सिस्टम में, इट मीन मेरा मास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, कंट्रोल रहता है, और इसमें मेरा वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या कंट्रोल रहेगा, तो यहाँ पे मेरा कंट्रोल रहता है मेरा वॉल्यूम। तो याद रखना, हम लोग ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं और क्लोज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मास। एंड एग्जाम्पल सब कुछ मैं बता दिया, आगे आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो कोई फंसेगा नहीं। यहाँ पे देखो बोला गया था ना तो मास ट्रांसफर हो ना एनर्जी हो रहा, कोई नहीं ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बोला है कि इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, पहले भाई बॉयल्स लॉ क्या हो जाता है, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गिवन मास का जो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का अगर मेरा टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। ये कहता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। नाउ यहाँ पे बोला है कि अगर मेरा प्रेशर इज इंक्रीज बाय 1% देन मेरा परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा वॉल्यूम में, ये बोला गया है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो मेरा प्रेशर है और वॉल्यूम है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर मेरा प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम मेरा घटेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना मेरा वॉल्यूम घटेगा, या फिर जितना मेरा प्रेशर घटेगा उतना मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब आपस में इन्वर्सली है, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा। इस ये होता है मतलब इन्वर्सनल का। अगर आप डायरेक्ट देखो, आपके पास अगर टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में तो आप कैसे लगाओगे पता है, आपको पता है कि भाई जितना यहाँ प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है 1%, इट मीन्स मेरा वॉल्यूम भी डिक्रीज कितना करेगा, 1% करेगा। तो यहाँ आप देख के एक ही को लग रहा है आपको स्टेटमेंट सही, बी नंबर। यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो है देखो 101 से 1 हो गया, यानी कि क्या बोला कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर मान लो पहले इंक्रीज किया है तो पहले इंक्रीज करके 101 हो गया 100 से, और 100 में फिर एक घटा, यानी कि जितना बड़ा उतना घटा, एक बड़ा तो एक घटा, तो 101 में फिर घट के 100 हो जाएगा। बट ये तो ट्रिक वाला बात हो गया। अगर हम लोग ये देखेंगे कि भाई कैसे ये चीज़ हुआ तो उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखें, इन्वर्सली, यानी कि
P, जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे K इंटू V, ये कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, इसको आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि P भी इक्वल टू K कर सकते हैं, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट कर सकते हैं। एंड ये भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू कर सकते हैं P2 V2। नाउ मुझे यहाँ क्या बोला गया कि प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है 1% से, मतलब पहले अगर मेरा प्रेशर P1 था तो बाद में कितना होगा, 1% इंक्रीज कर जाएगा। 1% कितना होता है, 1%, तो 1 डिवाइड बाई 100 हो जाता सेंट। इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 0.01, ये हो जाता है। इतना इंक्रीज कर गया, मतलब पहले अगर 1 था तो प्लस अब इतना इंक्रीज कर गया, 1 प्लस हो जाएगा 0.01 इज इक्वल टू हो गया 1.01, यानी कि अब जो प्रेशर मिला वो इतना प्रेशर हो गया। यानी कि अब जो मुझे जो यहाँ पे P2 प्रेशर हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, P1 प्रेशर लेट सपोज 1 था, अब क्या हो गया 1 से प्लस 0.101 जोड़ दिए, इट मीन्स मेरा P2 प्रेशर कितना हो गया, हो गया 1.01, यानी कि P2 प्रेशर मेरा इतना मिल गया, P1 से इतना बढ़ गया, मतलब 0.01 यहाँ पे बढ़ा, इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल क्या कर देंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 के जगह में क्या है 1.01, तो यहाँ कर देंगे 1.01 किससे, P1 से इतना मेरा बढ़ा है, कर लेंगे इंटू V2, तो मेरा P1 से P1 यहाँ कटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू हम लोग P1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा सिंपल क्या कि भाई V1 डिवाइड में मेरा आ जाएगा ये नीचे 1.01, और इसको कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे मेरा 100 इंटू हो जाएगा, यानी कि 100 V1 डिवाइड बाय आ जाएगा मेरा 101, ये निकल गया क्या मेरा V2 इक्वल टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे निकालना फाइनल कि भाई परसेंटेज क्या बोला, डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखो फाइनल क्या पूछा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा वॉल्यूम को घटाएंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले वाला वॉल्यूम बड़ा था बाद में घट रहा है, यानी कि हम लोग V1 जो है वो मेरा बड़ा वॉल्यूम था, तभी ना घट रहा है ना, तो V2 मेरा इसमें बड़ा कौन होगा, बड़ा ये वाला होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि V2 मेरा छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो V1 माइनस V2 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V1 मेरा बड़ा था तो हम लोग नीचे में क्या लेंगे V1 लेंगे, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से इंटू कर देंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 मुझे पता है V1 इक्वल टू, तो V1 ही रखेंगे, वो नहीं पता है। V2 मुझे पता है ये वैल्यू है V2 का वैल्यू ये है, यानी कि 101 V1 डिवाइड बाई, एक सेकंड यहाँ पे 100 है, 100 V1 डिवाइड बाई 101, एंड ये हो गया V2 का वैल्यू, इंटू यहाँ पे करेंगे हम लोग V1 का V1 ही रहेगा, इंटू करेंगे हम लोग 100। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे V1 को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन में। अगर मैं कॉमन में यहाँ पे V1 ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 100 और डिवाइड बचेगा 101, ये बचा यहाँ पे, डिवाइड में यहाँ पे V1 ही रहेगा, इंटू 100 रहेगा, राइट। ओके, यहाँ से V1 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 101, ठीक है, एक सेकंड, क्या आ जाएगा यहाँ पे 101 माइनस 100 डिवाइड बाई 101 इंटू आ जाएगा 100। तो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं ध्यान से कि ये हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज डिक्रीमेंट, ठीक है, ये हम लोग V2 नहीं निकाल रहे हैं, V2 नहीं, परसेंटेज वॉल्यूम डिक्रीमेंट निकाल रहे हैं, कितना मेरा हो रहा है परसेंटेज वॉल्यूम डिक्रीमेंट। इज इक्वल टू हम लोग करेंगे 101 में अगर 100 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू हम लोग कर देंगे 100 डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ पे 101, क्या निकला मेरा 100/101, यही तो डिक्रीमेंट हुआ ना परसेंटेज का, तो बस यही मेरा आंसर हो गया। और मैं आपको ट्रिक वाइज बता दिया कि इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका कैसे हम लोग लगाएंगे। आप लोग देखो एग्जाम में जो है आपके पास टाइम अगर कम मिलेगा तो आप लोग थोड़ा बहुत जो दिमाग अपना लगाना और सोचना कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बढ़ा उतना घटेगा, तो ये 1% अगर बढ़ा तो पहले बढ़ेगा और उससे कंपेयर करेंगे तो 1% घटेगा, मतलब ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे 1 दिया गया है, 99 घट गया, यहाँ भी 1 दिया गया है तो 0 दिया गया है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। और अगर आप इस तरह का जानते हो, ये भी कोई लेंदी जो है सॉल्यूशन नहीं था, सिंपल हम लोग PV इक्वल टू क्या कर दिए, P1 V1 पुट कर दिए, जितना इंक्रीमेंट था P2 का वो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दिया और वहाँ से मुझे आंसर मिल गया। वॉल्यूम डिक्रीमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, जो बड़ा वैल्यू होता है उसमें छोटा वैल्यू करते हैं और कंपेयर करते हैं जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है। कि भाई आउट ऑफ, जैसे कि बोलेगा कि आपका पहले सैलरी 100 था, अब 100 के बाद मुझे बढ़ गया 120, तो 120 मेरा बढ़ गया ना, तो 120 में 100 हुआ, इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग जब निकालते हैं मैथ में तब भी यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। चलो वीडियो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है और ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, तो आप लोग इसको और ज़्यादा प्यार करना, इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा कैसा वीडियो लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कोई अगर डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा,
मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर कीजिएगा। एंड किसी को अगर पेड कोर्स खरीदना है AJE का, तो आप लोग नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उससे आप कॉन्टैक्ट पता कर सकते हो, उसके बारे में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।